आरओ एरो के एग्ज़ाम 2023 आने वाला है, उसकी हम सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आज के लिए टॉपिक जो लेके आई हूँ, वो है साइंस। साइंस में फिज़िक्स का ऊष्मा का टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऊष्मा और ताप मतलब हीट और टेम्परेचर, इन दोनों से क्वेश्चन हर बार साइंस में 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिससे हमारे ऐसे टॉपिक जिनसे हमारे 1 से 2 नंबर कवर हो सकें, तो ऐसे क्वेश्चन हमें ज़रूर करने चाहिए सबसे पहले। तो इसलिए मैं आपके लिए ये सीरीज़ चला रही हूँ, जिससे आपकी कम से कम अ, 1 से 40 अगर जीएस का क्वेश्चन है, उसमें से कम 100 क्वेश्चन आपको ईज़िली कवर हो जाएँ, ऐसे टॉपिक में आपको देते हैं। पहले देखते हैं कि ऊष्मा इट मीन्स हीट, टेम्परेचर मतलब ताप। तो ऊष्मा और ताप में डिफरेंस क्या है, पहले ये देखते हैं। ऊष्मा क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी होती है। और टेम्परेचर क्या होता है? एक अवस्था होती है, मतलब स्टेज होती है, जो एनर्जी लेकर गर्म होती है। मतलब एनर्जी जितनी दी जाएगी वो उतनी ही टेम्परेचर हाई होगा, और जितनी कम दी जाएगी उतना ही टेम्परेचर लो होगा। तो ये एक स्टेज है जो उतरती और चढ़ती या अप एंड डाउन होती रहती है। तो टेम्परेचर क्या है? एक टेम्परेचर की स्टेज है, या तापीय अवस्था है। अब ऊष्मा को जो प्रभाव की दिशा होती है, वो वस्तुओं के आपेक्षिक ताप द्वारा निर्धारित होती है। मतलब वस्तुओं की ग्रहण करने की शक्ति, मतलब जैसे लकड़ी हुई, लोहा हुआ और कागज हुआ। अब इन तीनों की ग्रहण करने की जो शक्ति है, वो उनकी क्वालिटी पर डिपेंड करती है। और क्वालिटी कौन सी? तीन है। उनका द्रव्यमान, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा धारता और वस्तु का टेम्परेचर। ये तीन जो है, उनकी ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ाती है, घटाती हैं, या उनकी की शक्ति को इंडिकेट करती हैं। तो यही जो चीज़ है, यही निर्धारित करती है कि वस्तु कितना एनर्जी ग्रहण कर रही है, कितनी नहीं। और उसी पर डिपेंड करेगा उसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है हीट पर डिपेंड करता है, लेकिन हीट जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती। अगर हीट ज़्यादा दी जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और कम दी जाएगी तो टेम्परेचर घट जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कम दिया जाए तो हीट घट जाएगी, क्योंकि हीट टेम्परेचर जो है हीट पर डिपेंड है, नॉट कि हीट टेम्परेचर पर डिपेंड हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ डिफरेंस है, आप थोड़ा समझ के होंगे। आप टेम्परेचर का देखिए, ताप का निर्धारण ऊष्मा के परिणाम द्वारा होता है। ऊष्मा के परिणाम मतलब ऊष्मा कितनी दी जा रही है, अगर ज़्यादा दी जाएगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम दी जाएगी तो कम। तो इसका जो परिणाम होगा, वो ऊष्मा का परिणाम होगा, वो हीट का रिजल्ट होगा। दो वस्तुओं के ताप समान रखने पर भी उसमें जो परिणाम होंगे वो भिन्न हो सकते हैं। मतलब जैसे लकड़ी ले लीजिए, लोहा ले लीजिए। लोहा की ग्रहण करने की शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि वो सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है। और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। तो जो ग्रहण करेगी, जो सबसे ज़्यादा हीट ग्रहण करेगा, वो लोहा सबसे जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो लकड़ी है, वो देर से गर्म होगी, देर से ठंडी होगी। तो इस तरह से ये चीज़ हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से आपको ऊष्मा और ताप दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। अभी देखते हैं ऊष्मा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म करेंगे तो अणु की चाल की गति जो है बढ़ जाती है, जो चाल बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। अगर किसी वस्तु का ताप बढ़ रहा है, तो उन अणुओं के बीच की जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, तो वो अगर बढ़ रही हुई है तो उनका ताप बढ़ेगा। तो जो छुपी हुई गतिज ऊर्जा होती है, उनसे ही अणु का संचालन होता है, और वो की चाल बढ़ती है और घटती है। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत क्या होती है? कम ताप की वस्तु में उस ताप वस्तु से प्रभावित होगी। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, किसी वस्तु का ताप में वृद्धि का अर्थ है वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ये किसने बोला है? और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया है? रदरफोर्ड ने। तो ऊर्जा जो है कार्य में बदला जा सकता है, ये किसने बोला? रदरफोर्ड ने। और दो बर्फ के टुकड़े लिए और उनको आपस में घिसकर पिघला दिया। तो ये एक्सप्लेन किया था डेवी ने। जब पानी लगातार मंथन किया जाता है, तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में ऊर्जा किस प्रकार रूपांतरित होती है? तो इस क्रिया में जो होती है, अगर पानी का मंथन करेंगे तो मंथन के लिए कोई यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, और यंत्र का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा को कर्षण से क्या बनेगा? ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका मेन आंसर होता है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये था रूपांतरण। तो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्ण ऊर्जा में हो जाता है जब किसी पानी का मंथन करते हैं तो। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो ये है बॉयलर के उच्च दाब। बॉयलर के अंदर जो उच्च दाब होता है, उसके कारण जो होता है तापमान उच्च हो सकता है उबलते हुए जल का। ऊष्मा का यूनिट है, उप ऊष्मा का यूनिट जूल है।
ताप का SI मात्रक क्या है? केल्विन। तो ऊष्मा क्या है? जूल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? केल्विन, और डिग्री सेल्सियस भी इसका मात्रक होता है। किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10 टू पावर 13, 10 टू पावर 13, ये ऐसे है 4.2 इंटू 10 टू पावर 13 किलो कैलोरी ऊष्मा का ये मान है। पूछ लिया जाता है वन लाइनर फैक्ट में। जल प्रवाह के आधे स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? जल का जो तापमान होता है वो ऊपर अधिक होता है, ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? तो गिर रहे जल की गति ऊर्जा उसमें में बदल जाती है। ठीक है, तो गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा जो होती है वो उसमें बदल जाती है, इसलिए जो तापमान होता है वो नीचे का ज़्यादा होता है ऊपर की कंपेयर में। नीचे आते आते वो गति ऊर्जा की वजह से उसमें में बदल जाती है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस क्यों करता है? तो इसका आंसर है ऊँट में दिमाग नहीं होता तो वो एक्टिवली फील नहीं कर पाता, जिसके कारण वो तेज गर्मी महसूस नहीं कर पाता। दूसरी ओर ऊँट में शरीर के तापक्रम को स्वयं नियंत्रित करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। ठीक है, इसके दो रीजन है। 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बाद भी उसको गर्मी फील क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर दिमाग नहीं होता, क्योंकि वो इस गर्मी को फील कर पाए। और सेकंड, उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने की प्राकृतिक क्षमता, नेचुरल पावर होती है। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब जो है, अगर बर्फ पर दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विकिरण उत्ताप मापी जिसको टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूर्ण विकिरण उत्तमतापी टोटल रेडिएशन पैरामीटर जो है वो स्टीफन के नियम पर आधारित है। दूर के अधिक ऊंची टैप वाली वस्तुओं जैसे सूर्य आदि किस तापमापी के द्वारा मापे जाते हैं? तो पूर्ण विकिरण उत्तममापी, जो पूर्ण उत्तममापी है वो किस पर आधारित है? स्टीफन के नियम के आधार पर। और इनसे क्या मापा जाता है? जो दूर स्थित वाली जो वस्तु हैं जैसे सूर्य वगैरह हुए उनको, उनके टेम्परेचर को माप सकते हैं। विकिरण पायरोमीटर में किन का तापमान मापा जाता है? दो अदृश्य धातुओं का। ठीक है, जो विकिरण पायरोमीटर है उनमें दो अदृश्य धातुओं को मापा जाता है। सेल्सियस स्केल पर जल की क्वथनांक और हिमांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? जल का क्वथनांक सेल्सियस स्केल पर, और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? हिमांक। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल पर जल का क्वथनांक होता है 100 और हिमांक होता है 0। ताप आपके सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? 200 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। माइनस 273 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं, और पीसीएस ही करा रहा है आरओ को। ठीक है, तो ये इसके आने के बहुत चांस है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? और केल्विन का मान है 310 के 310 के केल्विन जो होता है वो मानव शरीर के सामान्य ताप के बराबर होता है। जैसे मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? 98.7। ठीक है, 98.7 310 केल्विन के बराबर 98.7 होता है। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पैमाना कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? -32 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो 0 डिग्री जो हमारा पैमाना होता है, ठीक है, वो -32 डिग्री सेल्सियस पैमाने के फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। मानव शरीर का टेम्परेचर 98.6 या 7 भी हो सकते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? हाँ, अब पूछा जा सकता है केल्विन में कितना है मानव शरीर का टेम्परेचर? 310। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में 98.6, और लेकिन डिग्री सेल्सियस में -37 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जब गर्म पानी को मोटे गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, मोटे कांच के गिलास है ये, ठीक है, मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? अचानक कि जो गिलास होता है वो विस्तारित हो जाता है, अचानक गिलास विस्तारित हो जाता है इसलिए वो टूट जाता है जब उन पर पानी छिड़का जाता है एकदम से। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो तापमान होता है वो अधिकतम होता है। ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। ऊष्मा जिसको हीट बोलते हैं, ताप जिसको टेम्परेचर बोलते हैं। ऊष्मा की संचरण किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? ये होता है चालन। चालन विधि में पदार्थ के जो एक अणु हैं वो दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते, ये होता है चालन। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो होता है संवहन। ठीक है, संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का एक्सचेंज होता है। विद्युत केतली में पानी क्यों गर्म होता है? संवहन के कारण।
सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि के माध्यम में आवश्यक नहीं है? विकिरण। ठीक है, तो देखिए ये जो 2 क्वेश्चन है मिक्स हो गए हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण, जिसको रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। विकिरण के द्वारा। ठीक है, अभी यहाँ से दूसरा टॉपिक है। ऊष्मा के हस्तांतरण किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है? किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? तो ऊष्मा के हस्तांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वो कौन सी विधि है? वो विकिरण विधि है, जिसको रेडिएशन बोलते हैं। ऊष्मा संचरण की वो विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, कौन सी है? विकिरण। जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और माध्यम कण गति भी नहीं करते, तो ये होती है विकिरण। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मा एक अणु से दूसरे अणु तक जाने में संचरण करती है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। बोरोमीटर नामक यंत्र क्या मापता है ठंड के दिनों में? उसमें विकिरण। उसमें विकिरण वाला नापने वाला जो यंत्र है वो है बोलोमीटर। तो ये थे आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन ऊष्मा से रिलेटेड, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है और आ भी सकते हैं, क्योंकि हर बार हीट और टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।